हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर परिप्रेक्ष्य पढ़े, आक्रमण, अनुक्रम, सेपरेशन, पृथक्करण, पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य, ये सारे हमने पढ़े थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र की जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। उसमें हमने नगर क्या है, महानगर कैसे कहते हैं, नगरीय समाजशास्त्र क्या है, सबकी वीडियो डाल दी है मैंने उसमें। तो अब हमारी पिछली वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट थी चैप्टर 5 की, अब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, बहुत सारे मॉडल है, तो हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियोस में पार्ट्स में डाल दूंगी कि ये वाला मॉडल इसमें है, ये मॉडल इसमें है। ठीक है, तो अब ज़्यादा बातें ना करते वीडियो की तरफ चलते हैं। और इसमें पहले हम नगरों की संरचना देख लेते हैं कि नगरों की संरचना कैसी हुई, फिर हम बर्गेस का मॉडल देख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस और लाइक को शेयर कीजिए। चैनल को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे दिख ही रहा है। कमेंट्स भी आते हैं और लोग कमेंट्स भी बहुत अच्छे कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल। थैंक यू, इतना सपोर्ट आप कर रहे हैं चैनल को। अब देख लेते हैं कि मॉडल जो है, नगरों की संरचना जो है कैसे हुई थी। स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, विकास देख लेते हैं इसका। तो नगरों की विशिष्ट विशेषताओं और लक्षणों का विकास समय बीतने के साथ हुआ। इनमें समय और स्थान के अनुसार विशिष्ट रूप से भिन्नता आती गई। तो क्या कह रहे हैं, नगरों की जो विशिष्ट विशेषताएं थे और लक्षणों का विकास समय के जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नगरों का विकास होता गया। तो प्राचीन नगर में नगरों का विकास कैसे था कि प्राचीन समाज में नगर की संकल्पना मध्यकालीन और आधुनिक नगर की संकल्पना से बहुत भिन्न थी। जो कि मध्यकाल में नगर पाए जाते थे और जो आधुनिक नगर अब पाए जाते हैं इनसे तो बहुत ही भिन्न प्राचीन नगर पाए जाते थे। प्राचीन नगर का विकास निम्न विशेषताओं से था। प्राचीन नगर में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती थी? आकार में अनियमित, लोगों की आदतों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील और गतिशीलता की विशेषता से युक्त। तो आकार में अनियमित होते थे, आकार कैसे भी आकार बना दिया जाता था। लोगों की आदतों में परिवर्तन होता था तो वो अपनी चीज़ें में भी परिवर्तन करते थे। गतिशीलता की विशेषता से युक्त थे। तो आधुनिक ही नगर जो था, आधुनिक नगर का आरंभ स्वतंत्र नगरों के रूप में हुआ था। उनकी बसावट स्वैच्छिक रूप से हुई थी, मतलब उनकी अपनी मर्जी से उनकी बसावट हुई थी। आधुनिक नगर का विकास जमीन की संरचना और समाज की प्रकृति के अनुसार आरंभ हुआ था। अब क्या कह रहे हैं, बसावट स्वैच्छिक रूप से हुई थी कि कई लोग अपनी मर्जी से कहीं जाकर बस गए और वहाँ पे जाके बस गए, तो उनकी अपनी मर्जी से बसावट। ठीक है, तो लेकिन आधुनिक नगर का विकास जमीन की संरचना और समाज की प्रकृति के अनुसार आरंभ हुआ था। कई लोग जो थे एक ही जाति के एक साथ रहने लग गए और उनको जो उनसी ज़मीन पसंद आई, ज़मीन की संरचना पर ही आधुनिक नगर का विकास हुआ था। दो आधारभूत नगरीय स्वरूपों में विवेचना की योग्य है। नगर संरचना का आरंभिक विकास किस में हुआ था? दो आधारभूत नगरीय स्वरूपों में। जब नगर संरचना का आरंभिक विकास हुआ तो उसमें पहले होना चाहिए था कि चार दीवारी के अंदर कस्बा होना चाहिए। ठीक है, और खुला नगर। दो तरह के नगरीय स्वरूप आए गए, एक तो खुला नगर होता था और एक चार दीवारी के अंदर कस्बा होता था। मतलब पूरा गांव है, उसके बाहर एक चार दीवारी होती थी और उसके अंदर पूरा गांव बसता था। ठीक है, तो वो आधुनिक नगर में तब आते थे। तो आधारभूत स्वरूपों के अंदर विभिन्न आकृति और डिजाइनों में अनेक प्रकार के पैटर्न देखे जा सकते हैं। तो स्वरूपों के अंदर विभिन्न आकृतियाँ, विभिन्न फिगर्स और डिज़ाइंस के ना अलग अलग पैटर्न देखे जा सकते हैं। भिन्न भिन्न नगरों को उनके समाज की भिन्न भिन्न विशेषताओं द्वारा आकार प्रदान किया जाता था। अलग अलग तरह की विशेषताओं से नगर पुराने टाइम में बनाए जाते थे। तो हमने देखा नगरों की संरचना, प्राचीन नगर कैसे होते थे और आधुनिक नगर कैसे होते थे। अब नगर की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार हमने पहले ही पढ़ा था कि नगर एक बाजार स्थान है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी, आप देख लो कि नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र क्या है। मैक्स वेबर के अनुसार नगर एक बाजार का स्थान है। ये बाजार सदैव ही नगर का केंद्र बिंदु रहा है। तो मैक्स वेबर के अनुसार नगर क्या है? एक बाजार है। ठीक है, जो कि केंद्र बिंदु है। इसके आसपास ही सारे लोग रहते हैं, यहाँ कार्य करने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं। पूर्व औद्योगिक नगरों में बाजार वस्तु विनिमय का केंद्र था। तो पहले क्या था? वस्तु विनिमय का केंद्र था। वस्तु विनिमय, आपको पता होगा कि पहले पैसे नहीं चलते थे, तो लोग जिनके पास चावल है और जिनके पास गेहूँ है, जिनको गेहूँ चाहिए वो चावल वाले जो थे गेहूँ उनसे ले लेते थे और गेहूँ चावल इनसे ले लेते थे। तो आपस में वस्तु विनिमय करते थे। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। परिवहन सुविधाओं और मुद्रा प्रणाली के विकास ने विनिमय प्रणाली का स्थानांतरण खुदरा उपक्रम में कर दिया। और जैसे जैसे मुद्रा प्रणाली आ गई, जैसे पैसे आ गए, तो लोगों को सिर्फ उन लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी जिनको गेहूँ और चावल चाहिए।
उनको पैसे मिलने लगे तो वो अपना पैसे दे के कोई भी चीज़ खरीद सकते थे। जनसांख्यिकी परिवर्तन, नगर आधुनिक व्यापारिक केंद्र माने जाते थे। पहले नगर जो है आधुनिक व्यापारिक केंद्र माने जाते थे। व्यापारिक कैसे? क्योंकि वहाँ पे कार्य होता था, लोग दूर दूर से कार्य करने जाते थे। तो वेबर ने जनसांख्यिकी की विशेषताओं में भी ये परिवर्तन पाया कि सामान्य रूप से अधिक संघन भाग की जनसंख्या घट रही है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो नगर के आसपास से लोग कम रहते हैं लेकिन काम करने ज़्यादा आते हैं, तो जनसंख्या वहाँ पे घट रही है। नगरों के बाहरी अंचलों के क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और बाहर की तरफ लोग जो है, मैंने आपको पीछे भी ये मॉडल समझाया था जब मैक्स वेबर का आया था। ये मॉडल बर्गेस का है जिस पर डिपेंड होकर सभी अपना मतलब विचार दे रहे हैं। तो ये मॉडल हम पढ़ेंगे बर्गेस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरों के बाहरी अंचलों के क्षेत्र में क्या हुआ कि नगर बाजार की जगह पे लोग नहीं रहते थे, वहाँ कार्य करने आते थे, लेकिन उसके बाहर के जो जितने भी या बाहर की जो जितना भी एरिया था वहाँ पे सब क्या है, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही थी क्योंकि वहाँ पे लोग रहने जा रहे थे। क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे जो थी ज़मीनें बहुत सस्ती थी। मध्य के क्षेत्र में जनसंख्या या तो स्थिर रहती थी या इसमें वृद्धि होती थी। अब मध्य के क्षेत्र में जो मध्य में पाई जाती थी, यहाँ पे बीच वाले में जो पाई जाती थी या तो स्थिर होती थी, कितनी रहेगी, या फिर बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती थी। तो आंतरिक संगठन देख लेते हैं। प्रत्येक नगर के विकास में कतिपय मात्रा में आंतरिक संगठन और विशेषताएं होती हैं। हर नगर में होती है आंतरिक संगठन और विशेषताएं। नगरों के इस आंतरिक संगठन में भौतिक और मानवीय पक्ष दोनों सम्मिलित होते हैं। भौतिक पक्ष भी होते हैं और मानवीय पक्ष भी होते हैं। तो पहला भूमि उपयोग पैटर्न और रिहायशी बसावटें, कि मतलब भूमि कितनी सस्ती है कि नहीं और रिहायशी बसावटें कैसी हैं। तो घटक देख लेते हैं। नगर की रचना निम्न से मिलकर होती है। एक नगर की संरचना कैसे होती है कि इसमें निवास करने वाले लोगों से होती है। वे घर जिसमें लोग रहते हैं उनका संपूर्ण संग्रह, दुकान होती है जिसमें वो काम करते हैं, सड़कें जिस पर वो आते जाते हैं और वो स्थान पर जहाँ पे वे व्यापार करते हैं। ये घटक जो है नगर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चार्ल्स कोलोबी ने देख लेते हैं। चार्ल्स कोलोबी ने क्या कहा है? चार्ल्स कोलोबी ने इन शक्तियों का विश्लेषण किया और लोगों की गतिशीलता की व्याख्या निम्न प्रकार से की। चार्ल्स कोलोबी ने लोगों की गतिशीलता की व्याख्या कैसे की? दो में की, एक तो अभिकेंद्रीय और एक अपकेंद्रीय। एक सेंट्रीपेटल, एक सेंट्रीफ्यूगल। अभिकेंद्रीय बल नगर के केंद्रीय भाग में अनेक आकर्षक गुणों के बना है। अभिकेंद्रीय में कहाँ होता है? जो कि केंद्रीय भाग के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आकर्षक गुणों के परिणाम है। लेकिन जो अपकेंद्रीय बल होते हैं वो न केवल विपरीत बल है बल्कि वे एक रूप होने वाले प्रभावों से भी निर्मित होते हैं। तो जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होते हैं अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल केंद्रीय भाग में होते हैं जबकि ये विपरीत जगह पे होते हैं। तो उसमें भी प्रभावों से निर्मित होते हैं। नगर के एक भाग में रहने की इच्छा या नगर के अन्य हिस्से जैसे उपनगर में जाने की इच्छा। तो इसमें लोग क्या होते हैं? नगर के एक भाग में रहते हैं या नगर के किसी उपनगर में रहते हैं। ठीक है, मतलब नगर के किसी अन्य हिस्से में रहते हैं। तो इन्होंने अभिकेंद्रीय बल पर ध्यान दिया और अपकेंद्रीय बल पे। अभिकेंद्रीय बल जो नगर के केंद्रीय भाग में हो और जिसमें मतलब केंद्रीय भाग कौन सा हो गया? बाजार वाला, क्योंकि यहाँ पे बाजार है, यहाँ पे आकर्षक गुण भी होंगे। गुण कैसे होंगे? आकर्षक होंगे। लोग अच्छी अच्छी दुकानें होगी, मॉल्स होंगे, तो लोग यहाँ पर आके शॉपिंग करने आएंगे। लेकिन अपकेंद्रीय बल कौन सा होता है? बिल्कुल जो लास्ट का हमारा आता है ग्रुप, वो होगा अपकेंद्रीय बल, क्योंकि यहाँ पे लोग रिहायशी बसावटें ढूंढते हैं। तो आंतरिक संरचना का अर्थ नगर में स्थान, व्यवस्था, सामाजिक और भौतिकी घटकों का संबंध है। तो आंतरिक संरचना का अर्थ क्या है? कि नगर में स्थान, व्यवस्था और सामाजिक, जो नगर के अंदर की संरचना है उसको हम आंतरिक संरचना कहते हैं और उसमें घटकों का विकास होना, घटकों का संबंध आंतरिक संरचना कहलाता है। आधुनिक नगर की संरचना का स्वरूप विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों जो अपने विकास के केंद्र अनेक दृष्टिकोणों से कार्यरत का परिणाम है। तो आंतरिक संरचना में क्या है? लोग जो है अपने अपने लिए अपने आर्थिक, कई लोग जो है आर्थिक पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, सांस्कृतिक कारकों से अपनी जो है नगर की संरचना में बदलाव करते रहते हैं। तो कारक क्या है? आधुनिक नगरीकरण के स्वार्थिक महत्वपूर्ण कतिपय कारक इस प्रकार है। तीव्र और व्यापक वृद्धि, विषम जातीय जनसंख्या, नगरीय परिवर्तन का परिवर्तनशील स्वरूप, बढ़ती हुई स्थानिक और सामाजिक गतिशीलता। तो गतिशीलता बढ़ती जा रही है, तीव्र और व्यापक वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। उससे क्या होता है? नगरीय बसावटों की आंतरिक संरचना के मुख्य सिद्धांतों का आधार पाश्चात्य नगरीय समाज के अध्ययन है। तो इसमें यही बताया है कि आपको यही समझना है कि आंतरिक संरचना में क्या क्या आता है। आपका तीव्र व्यापक वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, नगरीय परिवहन का परिवर्तनशील स्वरूप होता है, बढ़ती हुई स्थानिक और सामाजिक गतिशीलता होती है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि नगरों की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़ और टाउन्स। ठीक है, प्राचीन नगर क्या है, आधुनिक नगर क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ रहे हैं
बर्गेस का मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम। अभी के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए।